वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आपका स्वागत है। तो आज का डेट है 13 सितंबर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज से। क्या है टॉपिक? पहला है निपा ब्रेक आउट अगेंस्ट इन केरला क्लेम टू लिव्स। मतलब कि निपा वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई केरल में। आपका हिंदी रूपांतरण करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, केरल में फिर निपा के कारण से 2 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, कोझिकोड के वायरस में 2 संक्रमित जिले से हाई अलर्ट रखा गया और केंद्र ने सहायता के लिए विशेष टीम भेजी है। राज्य सरकार ने नियंत्रण कक्ष खोला और नियंत्रण बढ़ा दिए। ठीक है, ये हाल ही में इसकी न्यूज़ है। ठीक है, और IVH के डर लौट आया है। केरल में कोझिकोड के जिले में वायरस संक्रमण 2 लोगों की मौत हुई है। मंत्री मनसुख मंडाविया ने, स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो मंगलवार को मौतों की पुष्टि की है। चमगादड़ या सुअर जैसे जानवरों इंसानों और इंसानों से फैलने वाले बीमारी वाले वायरस को 2 और मामले पुष्टि किए हुए। ये जैसे किससे फैलता है? चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से। ये किस में फैलता है? इंसानों में फैलता है। 44 और 40 वर्ष की आयु के 2 रोगियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, और इस दूसरे मरीज ने 9 साल के बच्चे और उसके 24 साल के रिस्पांस रिश्तेदार का इलाज चल रहा था। ठीक है, ये हटाइए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट खास है नहीं। ठीक है, तो यही है इस इम्पॉर्टेंट है। केरल में विजयन में एक मेडिकल कॉलेज में लोग मास्क पहनते हैं तथा सोशल मीडिया के कोझिकोड के अहेर जिले का निघाल्टन ने मंगलवार पी पोस्ट में डाला गया था और चिंता जताई गई थी। ठीक है, वायरोलॉजी पुणे की सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक, विशेषज्ञ ने कहा कि राज्य सरकार सहायता के लिए केरल को अनुभव के लिए भेजा गया। निपा सर्वेक्षण सरकार के कारण होने वाली मौतों की लाश और 2018 के समय जिले की कमी सूचना दी गई। मतलब ये 2018 में ये पहली बार आया था निपा वायरस, उस समय ये चर्चा की गई थी। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है? तो इससे ये होता है कि बुखार, मांसपेशियाँ दर्द, केरल में काले जैसे चिकित्सा सांस संबंधी समस्या उससे होती है इससे संक्रमित होने के लिए। ठीक है, और स्पॉन्सर मुक्त लेकिन निपा का वाहक हो सकता है। ठीक है, दबाव आयात मंत्री की जरूरत नहीं पड़ी थी। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कहाँ पे होता है, केरल में, और किससे फैलती है? जानवर, सुअर, चमगादड़ जानवर से इससे फैलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन। क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन इज फूड द प्राइस स्टिल बाइट, है ना। इसको देखते हैं। मतलब खुदरा मुद्रास्फीति में कमी, खाद्य पदार्थों की कीमतें अभी भी कम हो रही हैं। ठीक है, मतलब खुदरा मुद्रास्फीति में कमी है, जो खुदरा फुटकर इन्फ्लेशन उसकी कमी हो रही है। पदार्थों में कीमतें अभी भी कम हो रही है। महंगाई कम हुई, खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होने से भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 7.44% से घटकर 6.83% हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्या क्या हुआ है। मतलब कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति महंगाई 15 महीने में उच्चतम स्तर पर थी, 7.44 से थोड़ी कम होकर अगस्त में कितनी हुई? 6.83 हो गई। लेकिन खाद्य कीमतों में वृद्धि लगभग 10% बनी है, और लगभग खाद्य कीमतों में 10% की कीमतें बनी रही है। और ग्रामीण उपभोक्ता को 7% से अधिक मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। सब्जियों की कीमतें साल दर साल वृद्धि हुई। जुलाई में 37.4% बढ़ गई, मतलब 37.5% लगभग मान लीजिए। ठीक है, थोड़ी कम हुई है, लेकिन पिछले महीने में की तुलना में अभी 26% से उच्च स्तर पर है। मुद्रास्फीति थोड़ी कम हुई है। ठीक है, जुलाई में 13% से लेकर अब ये 11% पे हो गई है। लेकिन खरीफ बुआई और चिंताओं के बीच आने वाली महीनाओं दालों की कीमतें 13% बढ़ गई है। दालों की कीमत 13% बढ़ी हुई है। ठीक है, जबकि जुलाई में सब्जियों की कीमतें 5.8% की क्रमिक गिरावट के अगस्त के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गिरावट का लगभग आधा योगदान दिया गया। कपड़े, जूते, आवास और विविध वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर में मामूली गिरावट हुई है। ठीक है, तो कपड़ा उपड़े में थोड़ा मामूली गिरावट हुई है, सब्जियाँ में क्रमिक गिरावट हुई है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़कर इसको थोड़ा एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ खास है नहीं। ये नागालैंड के बारे में, नागालैंड असेंबली सीक टू एग्जाम्पशन फ्रॉम द UCC एम्बिट। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं इसका हिंदी रूपांतरण। नागालैंड विधानसभा ने UCC के दायरे से छूट मांगी। मतलब कि UCC क्या है? UCC क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? UCC को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने प्रस्ताव दिया है और पेश करते हुए कहा है कि राज्य सरकार नागा लोगों को मानना है कि इसके स्थानीय लोगों को प्रथागत कानून और सामाजिक धार्मिक प्रथाओं के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये कहा है।
आगे देखते हैं इसमें क्या हो। विधानसभा में मंगलवार को सर्वसम्मति से राज्य सरकार के प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से पूरी तरह छूट दी जाए, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में पूरी तरह छूट दी जाए। रियो सदन ने मानसून सत्र के दिन प्रस्ताव रखा। नागालैंड सरकार ने माना कि यूसीसी नागा लोगों के सीमा शुल्क कानून और सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के लिए खतरा पैदा करेगा, जिससे अतिक्रमण का खतरा होगा। ठीक है, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, कानून और सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का खतरा होगा और अतिक्रमण का खतरा बढ़ेगा। यूसीसी का स्पष्ट है कि उद्देश्य विवाह, तलाक, हिरासत और गवाह, डायनीस, गोद लेने, रखरखाव, उत्तराधिकार और विरासत जैसे व्यक्तिगत और मामलों पर एक ही कानून बनाना है, श्री रियो कहना है। ठीक है, इसमें एक ही जैसे कानून बनाना है। ठीक, और राज्य सरकार ने जुलाई को अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए संशोधन प्रस्तुत किया था। ठीक है, 42वें विधि आयोग ने यूसीसी के विषय में विचार किया और पूर्व ब्रिटिश काल में नागालैंड के अद्वितीय इतिहास के आधार पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए स्वतंत्रता पूर्व गैर हस्तक्षेप नीति का आश्वासन और सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में केंद्र द्वारा जारी रखा गया और संवैधानिक अनुच्छेद 371A के तहत दी गई गारंटी, रियो ने कहा है। ठीक है, 371 की गारंटी दी गई है, गैर हस्तक्षेप नीति आश्वासन का सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में केंद्र द्वारा जारी रखा जाएगा, ये कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाराजगी आपत्ति, उन्होंने कहा कि मंगलवार को राज्य सरकारों द्वारा आयोजित इस विषय में विभिन्न हितधारकों के बैठक में इस महीने की शुरुआत में सरकार सक्षम विभिन्न आदिवासियों संगठनों के नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में 4 जुलाई तक आक्रोश व्यक्त करते हुए किया है। ठीक है, और 21 फरवरी 2020 में 22वें विधि आयोग की स्थापना की गई थी। 21 फरवरी को 2020 में 22वें विधि आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कार्यकाल कब तक बढ़ गया था? 31 अगस्त 2024 तक ये बढ़ा है कार्यकाल। ठीक है, आयोग ने 14 जून 2023 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। ठीक है, हितधारकों ने विचार आमंत्रित किए हैं। उन्होंने पूरे भारत में यूसीसी बनाने का वकालत करता, मतलब उन्होंने कहा कि पूरे भारत में यूसीसी बनाने के लिए वकालत करता हूँ। लागू के परिणामों को विचार विमर्श किया तथा विधानसभा में अध्यक्ष सेरिगेन लोंगकुमेर ने सरकार को इसे लाने की अनुमति दे दी। मतलब कि नागालैंड की विधानसभा का जो अध्यक्ष कौन है अभी फ़िलहाल में? अब इनका अध्यक्ष है कौन? सेरिगेन लोंगकुमेर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उन्होंने ये प्रस्ताव लाने के लिए बात बोली और लोंगकुमेर ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और इसे बिना किसी सहमति के ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यूसीसी के बारे में नागालैंड के क्या विचार थे? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, ठीक है, मणिपुर में जो लोगों मौत हुई है, 3 कुकी जो पर्सन किल इन द फ्रेश वायलेंस इन द मणिपुर कांगपोकरी। ठीक है, मणिपुर के कांगपोकरी में ताज़ा हिंसा में कुकी जो कि 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि 12 हथियारबंद बदमाशों ने घात लगाकर किया। ठीक है, जो लोग सामान खरीदने जा रहे थे, ठीक है, उसे गोली मार दी गई। ये हिंसा के बारे में कहा गया। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसका वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस मैंने ये लगा दिया कि आप लोग को जानकारी हो कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मणिपुर में और उसके हिंसा के संबंधित में उतना खास है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आज का? एडिटोरियल क्या है देखते हैं। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है। ड्रॉप द बैड आइडिया सिमुलेशन इलेक्शन। क्या क्या है? इस आइडिया को क्या करना चाहिए? ड्रॉप कर देना चाहिए। जो अभी एक चुनाव एक मत हुआ था, ठीक है, एक साथ एक चुनाव का विचार छोड़े आज ही, इन्होंने कहना है। ठीक है, इनका कहना है यही। ठीक, देखते हैं क्या बोला गया है। जो होने वाली संभावनाएं हैं, इसमें कहा गया एक राष्ट्रीय चुनाव को जाना जाता है, इसमें लागू किया गया है। ठीक है, और इससे पहले एक साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में बहुत अच्छा वीडियो और इसका पूर्ण रूप से तार्किक और मेंस के नज़रिए से बहुत ही अच्छा मैंने एक हैंड नोट्स बनाया है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में डीपली एनालाइज कर मैंने एक 4 पन्ने का नोट्स बनाया है। आप उसको लिख सकते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में। ठीक है, और उसमें क्या इसकी चुनौतियाँ हैं, क्या इसके कारण होंगे, लागू करने में क्या परेशानी होगी, लाभ क्या है, हर चीज़ को अच्छे से विश्लेषण कर बहुत सारे रिसर्च कर मैंने इसे बनाया है। क्योंकि मेंस और इंटरव्यू और प्री में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो प्री में तो संभावनाएं कम है, पर मेंस में ये आने की 100% गारंटी होता है। ठीक है, जो मुद्दे होते हैं और ये जो मुद्दे
हाईलाइटेड होते हैं उस पर ही कुछ क्वेश्चन चर्चा की जाती है। ठीक है, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मैंने बनाया हुआ है वीडियो। हालांकि ये वीडियो 1 घंटे, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद वो उसे अपलोड किया जाएगा। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हर चीज़ के बारे में डीपली एनालाइज करके बताया गया है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही चीज़ इन्होंने बोला है रामनाथ को। आइए सुनिए, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। ठीक है, ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, इसकी सदस्यता में 8 सदस्य हैं। ठीक है, इस समिति में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ठीक है, और मेरी ये राय है कि इसमें विपक्ष के भी लोगों को शामिल कर देना चाहिए, और 8 सदस्यीय बनाया गया है। ठीक है, और दूसरा यह राजनीतिक दलों के स्थायी अभिवाद मोड में रहने का मुक्त कर देगा। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए शासन और उसे मामले में राजनेता को विपक्ष पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति है। ठीक है, आगे देखते हैं विधि और प्रतिबद्ध। इसके विपरीत आलोचकों ने बताया कि आपकी संख्याओं की गणना और वास्तविक वित्तीय बचत अपेक्षा कम होगी। ठीक है, जो की पॉइंट है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, और इसमें और क्या कहा गया है कि लगातार राज्य चुनाव शासन और संसद के कामकाज यथा डालने के लिए साथ चुनाव के अनावश्यक रूप से जटिल उत्तरदायी होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा की पॉइंट बता देता हूँ जो मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर सरकार ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाएगी तो इसमें क्या क्या सरकार को संशोधन करने पड़ेंगे पार्लियामेंट में। तो सरकार को अनुच्छेद को संशोधन करना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने बताया, पिछले वाले में एडिटोरियल में इसी बात की चर्चा किया था। अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद की वो करेंगे, क्या बोलते हैं, संशोधन करेंगे। तो अनुच्छेद आ गया 72, अनुच्छेद आ गया 74, अनुच्छेद 361, ठीक है, अनुच्छेद 84, ये सब संशोधन करने पड़ेंगे। तब उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की पूर्ण सहमति से लोकसभा को भंग करना पड़ेगा। उसके बाद इस चुनाव करने के प्रावधान शुरू होंगे। ठीक है, अभी आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए, और पूर्णतः सहमति से जो सीएम होता है, पूर्ण सहमति से अपने जो विधानसभा है उसे भंग करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये चुनाव पॉसिबल हो सकता है। मैंने आपको शॉर्ट नोट में अच्छे से बता दिया डीपली करके। ठीक है, और इस पे पूर्ण रूप से विश्लेषण को क्या फ़ायदे क्या नुकसान है आप मेरे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, इसी पर इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें दिया हुआ है कि अधिक लोगों के चुनाव में करने के तार्किक दुष्प्रभाव संदर्भ की जांच चुनाव चरणों से होने की आवश्यकता है। दूसरी ओर गंभीर चिंता है संसदीय लोकतंत्र में क्या क्या होंगे। इसमें यह है कि कुछ इसमें है कि राज्य सरकार की शक्तियाँ उसको सीमित हो जाएगी, केंद्र सरकार अधिक प्रभावशाली हो जाएगी, संघीय प्रणाली जो फेडरलाइजेशन हो जाएगी वो अधिक प्रभावशाली हो जाएगी, राज्य की शक्तियाँ सीमित हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएंगी। इस तरह की चुनौतियाँ हैं इसमें। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो ये चुनौतियाँ आ रही हैं, राज्य सरकारें को उस हद तक अपने मामले को मतलब कि केंद्र सरकार पर ही पूर्णतः निहित कर दिया जाएगा। तो इससे बहुत सारी असुविधा होगी, विपक्ष का कहना है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। ठीक है, इसके बारे में यही सब है नतीजा। ठीक है, और ये मतलब कि एक राष्ट्र और एक धर्म भी इसमें संभावना है कि आ सकता है, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है, बहुत सारे धर्म, जाति, प्रांत, संस्कृति इसमें शामिल है। तो ये एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन को लागू होने से पहले लागू होगा तो शायद किस एक्सपर्ट का कहना है कि एक धार्मिक रूप से एक ही धर्म को माना जाएगा, एक ही धर्म को मान्यता मिल सकती है। तो ये सब की संभावना इस तरह की कयासें लगाई जा रही है। ठीक है, और ये भी बता दे रहे हैं कि चुनाव सर्वप्रथम राज्य सरकार यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि संसदीय लोकतंत्र को बुनियादी सिद्धांतों में कठोर चुनाव की सारणियाँ असंगति होगी। 1951 से लेकर 1967 तक, 1951 से 1967 तक एक ही मतलब कि राज्य सरकार के चुनाव और केंद्र सरकार के चुनाव दोनों एक साथ होते थे, 1951 से लेकर 1967 तक।
फिर बाद में इसे अलग अलग कर दिया गया और बहुत सारी इसमें चुनौतियाँ आ गई। त्रिशंकु सरकार आएगी तो अलग अलग विपक्ष कैसे बनेंगे, बहुत सारी इसमें कठिनाई। इसके बारे में मैंने डीपली एनालाइज कर आपको वीडियो बनाया हुआ है, आप आकर देख सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे बाद में इस वीडियो जैसे अपलोड होगा 1 घंटे बाद में अपलोड करूँगा। ठीक है, इसमें इसको आप पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, की पॉइंट है, मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो आप जाकर देखिए, आपको आई होप बहुत ही बेहतरीन लगेगा, और ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या है। जांच और ईमानदारी जांच एजेंसी से बचना चाहिए, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, और इसके बारे में भी मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी व्यक्ति या किसी नहीं, ये मामला वो उसका नहीं है। ठीक है, जांच एजेंसी से बचना चाहिए भारतीय राज्यों में। ठीक है, उत्तराधिकार सरकार ने द्वारा मामले दायर किए गए हैं। राजनेताओं ने विशेषकर विपक्ष में लोगों को खिलाफ भ्रष्टाचार और दुर्भावना के आरोपों के माध्यम से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में शामिल होना एक पेचीदा काम है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सत्तारूढ़ शासन और विपक्ष के बीच संबंध राजनीति और वैचारिक प्रतिस्पर्धा को आगे निकल गए हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। देश पार्टी और कामकाज कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, देशम पार्टी प्रथम पृष्ठा आंध्र प्रदेश सीपीआई, और 2014 में आंध्र प्रदेश सरकार ने कौशल विकास निगम के कामकाज में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने इसलिए लगा दिया कि आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, आप धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल करिएगा या वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं खुद बता दे रहा हूँ आपको, जो की पॉइंट है, बात ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ द केस क्या है, मैं हिंदी में भी कर दे रहा हूँ, जो पढ़ने में असुविधा होगी आप लोगों को। जो इसके की पॉइंट है संदर्भ में बताते हैं। स्विस कैथोलिक चर्च में यौन शोषण के मामले संख्या, ठीक, और सदी में स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिक कैथोलिक पादरियों और अन्य लोगों को 1000 से अधिक मामले सामने आए। ठीक है, यूरोपीय संघ ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। प्रतिशत में 42% यूरोपीय संघ ने ऊर्जा के लिए क्या कहा है, यूरोपीय संघ ने सांसदों ने ब्लॉक में ऊर्जा मिश्रण किया। ठीक है, नवीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मंगलवार के समझौते में समर्थन दिया है। ठीक है, वनडे फॉर्मेट में रोहित ने क्या कितने रन बनाए, 10,000 रन बनाए, ये आपको बताइए होगा। अगस्त महीने में चावल की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल हो गई, लगभग 9.8%। की विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिबंधों के कारण चावल की कीमतों में 15 साल का उच्चतम स्तर छलांग मारेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगस्त माह में घरेलू हवाई यात्री यातायात में वृद्धि, प्रतिशत में 23। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इकरा ने कहा है कि ये प्री कोविड स्तर पर 6% से अधिक। उन्होंने कहा है घरेलू विमानन उद्योग का परिदृश्य है। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं, आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊँगा, जो जीएस के नज़रिए से और मेंस के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और प्री के नज़रिए से। ठीक है, इंटरव्यू से भी रिलेटेड है। भारतीय न्याय संहिता को पुनर्विचार की आवश्यकता है। अभी हाल ही में हुआ ना, सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब के संशोधन हुए। कुछ जो संशोधन इसमें उन्होंने क्या कहा है एडिटोरियल में देखते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण बात है कि दंडात्मक कानून से इससे ये होगा ना कि आपको विश्लेषण करने में, एनालाइज करने में, किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज करने में क्या क्या कमी हो सकती है, एक्सपर्ट से ये फ़ायदे होते हैं। हिंदू में यही इसका फ़ायदा है। ठीक है, और आपको सोचने की तार्किकता को बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को बताता है, ये एक्सपर्ट बोलते हैं तो आप इस चीज़ को सोचेंगे, और इन्होंने किस किस को रिसर्च करके इस बारे में बताया होगा। ठीक, तो देखते हैं, अलग अलग नज़रिए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा पर ऊपर का पढ़ते हैं हम लोग, अपराध किया गया ताकि उन्होंने पता होना चाहिए कि कौन सा अपराध किया गया है, ताकि मनमाना भेदभाव परिवर्तन और श्रेय सिंगल यूनियन ऑफ द 2015 सुप्रीम कोर्ट के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा जीजी असंवैधानिक माना। ठीक है, अनुभाग में अत्यंत आक्रामक शब्द में अस्पष्ट और सटीकता रहित पाया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आतंकवाद से संबंधित अपराधों और संगठित अपराधों से सख्ती निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता विधेयक में कुछ नए अपराध पेश किए हैं। ऐसी आशंका है कि विधेयक की कुछ शर्तों को अस्पष्ट के कारण चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, परिवर्तन और लोक संघीय अनुभागों की संख्या में कम कर दी गई है। ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न अनुभागों में अनुभाग से विलय कर दिया गया, अपराध और दंड के साथ जोड़ दिया गया।
ठीक है। अपराध और दंड के साथ दोनों को जोड़ दिया गया और समान प्रकृति के अपराधों को एक ही अनुभाग में ला दिया गया, मतलब जो समान प्रकृति के अनुभाग हैं उसको एक ही प्रकृति में ला दिया गया, ठीक है। इसमें इनका कहना है, ठीक है। आगे देखा गया है भारतीय IPC 377 और विचार IPC की 497 और आत्महत्या प्रयास IPC 309 हालांकि पूरी तरह से नहीं है, जबकि संहिता में आतंकवादी कृत्य के परिभाषित में 1967 में गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम से ली गई है, ठीक है। इस अधिनियम को IPC में इससे लिया गया, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम से ली गई है, ठीक है। और लोगों ने आतंक पैदा करने के शब्दों से आम जनता को डराने के लिए शब्दों में बदल दिया गया, हालांकि कम गंभीरता से यह अनुभाग में गंभीरता नहीं बदलते हुए देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को नष्ट करने जैसी अभिव्यक्ति अस्पष्ट और आतंकवाद को परिभाषित करने वाली धारा में जोड़ा गया। स्पष्टीकरण आतंकवादी कृत्य करने वाले भिन्न है। इसी प्रकार जबकि आतंकवादी संगठनों ने UAPA की पहली अनुसूची में अधिसूचित किया, आतंकवादी संगठन को विशिष्ट परिभाषा दी गई है, ठीक है। अनुभाग में संहिता आतंकवाद को जोड़ने और UAPA की तुलना में एकमात्र फ़ायदा है कि जांच अधिकारों को सरकार में अभियोजन के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। बस एक ही फ़ायदा बताया गया कि इनका मानना है कि जांच अधिकार में सरकार के अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। जमानत प्रावधान लागू होगा, ठीक है। जो इसकी जमानत बोलते हैं ना, जो अरेस्ट होने के बाद जमानत प्रावधान लागू होगा, अभियुक्त पर भी लागू होगा, ठीक है। दोनों को जमानत का प्रावधान लागू होता है, ठीक। और भारत के संप्रभुता एकता अखंडता को खतरे वाले कृत्यों के बारे में यह अधिक उद्देश्य प्रतीत होता है कि क्योंकि इसका उद्देश्य सरकार की आलोचना या उसकी प्रति असंतोषजनक दंडित करना है तथा जानबूझकर जैसे शब्दों को जोड़ना और सुरक्षा के लिए रूप में कार्य करता है। व्यक्ति को आपराधिक मन स्थिति अनिवार्य उपस्थिति संकेत देते हैं, लेकिन इसमें मदद मिलेगी तथा अपराध अधिकारियों द्वारा गलत व्याख्या को दुरुपयोग आशंका को दूर करने के लिए विध्वंस गतिविधियों का अर्थ स्पष्ट किया जाएगा। स्पष्टीकरण अधूरा लगता है, इसे संशोधित करने की आवश्यकता है, ठीक है। इनका कहना है कि स्पष्टीकरण अधूरा लगता है, इसको संशोधित करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है, इसमें किस किस चीज़ की कमियाँ हो सकती है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नज़रिया है और इस एडिटोरियल को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक। और ये क्या है, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 में सचेत होते हुए संगठित अपराध नामक एक नया अपराध जोड़ा गया, जो संगठित मतलब कि जो संगठित होकर अपराध करते हैं, ठीक। अपराध जोड़ा गया है, तो इस गतिविधियों में शामिल होने वाले 2 के बजाय 3 या अधिक व्यक्ति संगठित अपराध होंगे। 2 के बजाय मतलब कि 2 लोग होंगे तो अपराध में संगठित नहीं होगा। 2 के बजाय अगर 3 लोग होंगे तो 2 के बजाय 3 या अधिक व्यक्ति संगठित अपराध होंगे, मतलब कि 2 लोग होंगे तो वो संगठित नहीं कहाएंगे। 3 लोग होंगे या 3 से अधिक होंगे तो उसको संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जोड़ा गया है। तथा अपराध होंगे तथा सिंडिकेट, जबकि लगभग 1 दर्जन श्रेणी के अपराधों में विशेष रूप से परिभाषित शामिल किया गया है, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या ये बोलना चाहते हैं। साइबर अपराध जैसे अपराध अस्पष्ट दिखाई देते हैं। अपराध में नया अपराध अस्पष्ट अभिव्यक्ति अपराध से जो शुरू होता है। चोरी संबंधित नागरिक बीच सुरक्षा सामान्य भावना के कारण बनता है, ठीक। भावना में आकलन करने के लिए कोई बैरोमीटर नहीं होता। संगठित अपराध से गिरोह को घटना का निर्देशक नहीं है। इसके अलावा जबकि अधिकांश अपराध चोरी से संबंधित और अज्ञेय अपराध है, छोटे और संगठित अपराध में गैर संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि चोरी इस प्रकार परिभाषित किया गया है। 1 मिनट दोस्तों, अभी आता हूँ मैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ आते हैं चोरी के सामान के साथ अलग अलग अपराध। बाद में सजा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। बाद में बोला गया सजा के लिए कोई एक गैर संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया। 5 से अधिक लोगों के द्वारा जाति, समुदाय, जनजाति, भाषा जैसे कारकों के आधार पर हत्या की गंभीरता को कम कर दिया गया है। समझ रहे हैं बात क्या बोले। 5 या अधिक लोगों के द्वारा जाति, समुदाय, जाति या जनजाति, भाषा जैसे कारकों के आधार पर हत्या की गंभीरता को कम कर दिया गया है। इनका मानना है हत्या की गंभीरता को कम कर दिया गया। 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक होती है, जबकि वर्तमान प्रावधान में इरादे से कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास या मौत का प्रावधान करता है। यह खंड संवैधानिक अदालतों की जांच में खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि भेदभाव प्रथम दृष्टिया मानना और अनुसूची है। यह वही घातक दुर्घटना के लिए 10 साल तक बढ़ा सकती है, और अगर आरोपी घटना को सूचना
पुलिस को नहीं देता तो घटनास्थल पर भाग जाता है। धोखे से यौन संबंध बनाने के उचित रूप से एक अलग अपराध बना दिया गया है, जिससे बलात्कार के लिए कम सज़ा का प्रावधान है। लेकिन वैवाहिक बलात्कार के संबंध में अपवाद, जिसकी संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौतियों के अधीन को हटाया नहीं गया है। सम्मानजनक दाह संस्कार, दफनाने अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। कथित तौर पर महामारी के दौरान कई लोगों ने इससे वंचित कर दिया गया था, तो इसके लिए एक नया अपराध बनाकर इसे संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि कई अदालतों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, जबकि छोटे अपराधों के लिए सज़ा के रूप में सामुदायिक सेवा को शामिल करना प्रशंसनीय है, लेकिन सज़ा के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण को वस्तुओं और कारकों को बयान कोई जगह नहीं मिलती है जो प्रतिगामी लगता है। अधिक विचार विमर्श क्या है इसमें? चूंकि संहिता आपराधिक न्याय प्रणाली और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस पर और विचार विमर्श करने की जरूरत है। संसदीय स्थायी समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विसंगतियों की जांच की जाए, स्पष्ट अभिव्यक्ति हटाई जाए, उचित स्पष्टीकरण जोड़ी जाए और प्रारूप त्रुटियों को समाप्त किया जाए। ठीक है, आई होप आपको इनका जो तर्क है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता को पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है? अगर कोई पूछे तो आवश्यकता क्या है, कुछ अपने पॉइंट फैक्ट है, कुछ इनका भी चिपका दें। इतना तो सर्वज्ञानी कोई हुआ नहीं है कि अपने से संज्ञान लेकर उस चीज़ को आकलन करें। इस फील्ड में ये एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, और जो आपको बताया भी जाता है अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसी एडिटोरियल इसी के तर्क निकाल कर बताया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या लिखा है? एनालाइज वेयर इंडिया स्टैंड इन G20 के बारे में जो एनालाइज करना है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आगे देखते हैं कहाँ है ये। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, आगे एनालाइज विश्लेषण कर रहा हूँ कि G20 में भारत कहाँ खड़ा है। विश्लेषण कहाँ खड़ा है इसके बारे में पढ़ना है। अब मैंने इसके डीपली बताया भी है। एक ही चीज़ को G20 के बारे में हमेशा छपा जा रहा है। ठीक है, 18 से अब 9 सितंबर 10 सितंबर में भारत में इसकी जो थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक परिवार। इसकी थीम क्या थी? G20 की थीम इसकी क्या थी? इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक परिवार। ठीक है, एक भविष्य। ठीक, इसमें लिख दीजिएगा आप एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, समझ गए होंगे। इसका थीम था। और 18वें 20वीं शिखर सम्मेलन में मेजबानी की आर्थिक और वित्तीय मामलों की चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच था। ये खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और स्वास्थ्य की देखभाल, डिजिटल और विचार विमर्श किया गया। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। जो इसका की पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या क्या आप विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो G20 में ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान और जितने सारे हैं, ब्राज़ील, इटली, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, UAE, अर्जेंटीना, कनाडा, यूनाइटेड से बना हुआ राज्य दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब। चार्ट 1 में 1970 से 2022 के बीच 19 क्षेत्रों में 18 देशों यूरोपीय संघ के प्रति जीडीपी की तुलना की गई। प्रति व्यक्ति अर्थव्यवस्था में सभी निवासी उत्पादकों द्वारा जोड़े गए सकल मूल्य योग मध्य वर्ष की जनसंख्या में विभाजित किया गया। 1970 से प्रति व्यक्ति का सकल घरेलू $111.97 के साथ विश्लेषण किया गया। 19 देशों ने क्षेत्रों में से 18वें स्थान पर था। ठीक, भारत विश्लेषण किया गया 19 क्षेत्रों में, मतलब कि जो जीडीपी के मामले में है और सकल घरेलू उत्पादन के मामले में है, जीडीपी में 19 देशों में चौथे स्थान पर है भारत। 18वें कितने पे है? जीडीपी में G20 में जितने हैं 19 देशों और यूरोपीय संघ को मिलाकर एक और है 18वें। ठीक है, समझ गए होंगे आप। 18वें स्थान पे है भारत। और इंडोनेशिया 1970 में भारत से पिछड़ गया है। अब इंडोनेशिया पिछड़ गया है। ठीक है, पहले इंडोनेशिया भी था। हाँ, पकड़ कर। ठीक है, और प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पादन में $2388.62 के साथ अंतिम स्थान पर धकेल दिया है। चार्टर 1990 से 2021 के बीच 19 देशों ने मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तुलना की गई है और जीवन प्रत्याशा दर और शिक्षा पहुंच और जीवन स्तर को मापा गया है। ठीक, इस मापा में 0 से 1 खराब के बीच में मापा गया है। ठीक है,
भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 0 से लेकर 1 के बीच होता है, ठीक है। तो भारत कितने स्थान पर है? 1990 से लेकर 2021 में हालांकि किया गया भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 1990 में कितना था? भारत 1990 में 0.43 था, ठीक। और 2021 में कितना है? 2021 में कितना है? 0.03, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना सुधार हुआ है, भारत सूची में सबसे नीचे स्थान पर है, ठीक है। और अपेक्षित थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फैक्ट है इसमें आपको जरूर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जीवन प्रत्याशा दर 1990 में भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 45.22 वर्ष की थी। जो चीन की जीवन प्रत्याशा दर, जो जीने की प्रत्याशा दर कितने 45 वर्ष थी, जो चीन की 33.23 वर्ष से बेहतर थी, ठीक है। 2021 में जीवन प्रत्याशा दर 67.24 वर्ष हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के आगे भारत की रैंकिंग वही रही है, क्योंकि चीन भारत को पीछे छोड़ दिया है। 1990 में 88.8 की शिशु मृत्यु दर के साथ भारत विश्लेषण में 20 क्षेत्रों में सबसे नीचे स्थान पर है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर में सबसे निचले स्थान पर 2021 में शिशु मृत्यु दर सुधार कर 25.5 हो गई है। और भारत दक्षिण अफ्रीका 26.4 से थोड़ा आगे 19वें स्थान पर है, ठीक है। मतलब दक्षिण अफ्रीका 20वें है, तो ये भारत 19वें स्थान पर है, ठीक है। और चार्टर 3 में क्या है? 1990 2021 के बीच 20 क्षेत्रों ने 15 वर्ष से अधिक आयु के श्रम बल भागीदार दर की तुलना में 1990 में 54.2% की LFMPR के साथ भारत इटली 49.7% और सऊदी अरब 53.3% से ऊपर होकर 18वें स्थान पर है, तथा 21-22 में रैंक गिर कर 19वें हो गई, जो केवल इटली 49.4% से आगे है। विशेष रूप से इस अवधि की भारत की LFPR घटकर 49.5% ये हो गई है, ठीक है। चार्टर 4 में कितना है? 1998 से 2022 के बीच में क्या कहा गया? 18 देशों यूरोपीय संघ मिलकर महिला संसद की हिस्सेदारी की तुलना की गई है, तो बहुत कमी होगी। महिला संसद कितनी है, ठीक है। संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी की भारत से अपेक्षा वृद्धि धीमी रही है। कई देशों के साथ आगे यूरोपीय संघ भारत से आगे निकल रहे हैं। 1998 में 8.1% से लेकर 2022 में हिस्सेदार लगभग दोगुना होकर 14.9 हो गई। लेकिन 18 देशों के यूरोपीय संघ की तुलना में भारत की रैंक 1998 में से 15 से गिर कर 2022 में 22 हो गई है। कितनी हो गई है? 15 से गिरकर 22 हो गई है, ठीक है। याद रखिएगा, GS में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वृद्धि हुई है, क्या क्या पॉइंट से विश्लेषण कीजिए, ठीक है। भारत के पिछले 3 वर्ष में कार्बन उत्सर्जन में अंकुश लगाने में सफल है, ठीक है। 20 क्षेत्रों में 1990 से 2020 में CO2 को कम उत्सर्जक कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें सकारात्मक रूप हुए हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए प्रगति अपेक्षा धीमी रही है। अमेरिका और मैक्सिको को छोड़कर अधिकांश G20 1990 में से नवीनीकरण और नवीनीकरण चार्ट विश्व बैंक ओपन डेटा और आवर वर्ल्ड इन डेटा से एकत्रित पर आधारित है। G20 में भारत शामिल में स्ट्रेन चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, पूर्वी एशिया, प्रशांत, फ्रांस, जर्मनी, रैली, रूस, तुर्की, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, यूरोपीय और एशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, कनाडा, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका, सऊदी अरब, पश्चिम एशिया है, ठीक है। पीछे गिरना है, ठीक है, इससे संबंधित है। अब ये देखिए COP में प्रति व्यक्ति क्या है, कितनी है, ठीक है। इसमें बताया गया है कितनी है। अगर कुछ इसमें हल्का धुंधला दिख रहा होगा तो आप इसमें देख सकते हैं कितनी है, ठीक। इसके डाटा दिया गया है, आप इस डाटा को अच्छे से पढ़िए। संसद महिलाएं कितनी हुई हैं, GDP में कितना हुई है, LPI में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इस पूरे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़कर स्क्रॉल कर एक ही चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा और जो की पॉइंट है इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। G7 से G20 अग्रीड टू द डिक्लेरेशन जर्मनी एनवे, ठीक। G7 के घोषणा पत्र में सहमति जताकर G20 को बचाना जर्मन दूत कहा है, ठीक है। इसमें कुछ खास बात नहीं है। चांसलर ने डॉक्टर ने और रूस यूक्रेन के मुद्दे को लेकर मैंने बताया था, इसके अच्छे से विवरण को कैसे किया गया है, ठीक है।
इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। इस बारे में इससे संबंधित कुछ बात है नहीं, वार्तालाप किया गया है, ठीक है। मंगलवार को यूक्रेन में कई देशों में बयान जारी किया गया है, बयान को खारिज कर दिया गया है, ठीक है। G20 भी खत्म होने के बचाने के सक्षम थे। G7 यूरोपीय संघ ने G20 नेताओं के कई शिखर सम्मेलन रविवार को नई दिल्ली में होने जा रहे थे, ठीक। जो जिसके की पॉइंट आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं जो मैं आपको बता सकूं, ठीक है। वही बात बोला गया है। उसमें बोला गया कि रूस पूरी तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग हो गया है, ठीक है, अलग थलग पड़ गया। ये यूक्रेन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की टिप्पणी है। जवाब देते हुए कहा गया है एक राजनीतिक जीत का दावा किया गया है। सीधे तौर पर संघर्ष के लिए इनका नाम नहीं है लिया गया। यूक्रेन रूस के अधिक स्पष्ट रूप से निंदा करने के लिए और अच्छा लगातार यूक्रेन युद्ध को के खिलाफ वर्णित किया जाता है, ठीक है। जैसे जर्मनी को पसंद आया होगा कि, लेकिन यह देखा कि जाना चाहिए कि क्या संभव है वाली के विपरीत, जहां तो देश रूस और चीनाल नाखुश थे, अब उनके पास एक पाठ और जिससे सभी देश असहमत है। श्रीमान रविवार को यूक्रेन विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नई दिल्ली में घोषणा पत्र में गौरव करने के लायक कुछ भी नहीं है, ये कहा गया है। इन्होंने कुछ टिप्पणी की है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। और इसमें क्या शामिल होने में इच्छुक जताया है दूत चांग जे बोक का कहना है, ठीक है। मतलब कि क्वाड में शामिल होना चाहते हैं चांग जो को, ठीक है। ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। इंडो पैसिफिक के लिए नज़रिए से सब पे इम्पोर्टेंट है क्वाड। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निगरानी से के लिए क्वाड जाना जाता है। क्वाड में कितने देश होते हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। कौन कौन से होते हैं? USA, एक मिनट, कौन से होते हैं बताता हूँ मैं। USA, कनाडा नहीं, सॉरी, USA, ठीक, USA, जापान, ठीक, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। क्वाड के देश होते हैं। व्यापक रूप से आपको बता दिया गया है। और उसमें यही बात बोले इन्होंने इच्छुक जताया है, ठीक है। बातचीत चल रही है। और दक्षिण कोरिया ने वाणिज्य मंत्रालय भारत व्यापार में आपसी मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा गया है, ठीक है। बातचीत होगी और अवलंबित मुद्दे को सुलझाने में सक्षम होंगे, ठीक। और जो इसमें की पॉइंट है आप इसमें नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक। इसमें कुछ खास है नहीं, आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और विश्लेषण को समझ में आया होगा, तो हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और जो मैंने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मैंने अच्छे से चर्चा की है, मेरे चैनल को क्लिक कर आगे बढ़िए और देखिए उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से डीप एनालाइज करके बनाया गया है, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आपको सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। व्यू कर देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।